नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एपोच क्लासेस में। आज से आपकी हिस्ट्री की क्लासेस डेली और रेगुलर क्लासेस आपकी लगेंगी। तो आज से हम देखते हैं इतिहास, और आज जानेंगे हम इतिहास का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का परिचय क्या होता है इतिहास? तो देखिए इतिहास या हिस्ट्री। इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ। हर किसी के पिताजी होते हैं, तो इतिहास के भी अपने एक पिताजी हैं, सबको मालूम है। इतिहास के पिताजी हैं हेरोडोटस। अच्छा, हेरोडोटस क्यों हैं, ये किसी को मालूम हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो रोक के बताएं, क्योंकि अभी हम बताने वाले हैं हेरोडोटस क्यों हैं। हेरोडोटस की बुक का नाम है हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका में इन्होंने क्या किया है? हिस्टोरिका ने इन्होंने एक युद्ध का वर्णन किया है। उस युद्ध का नाम है पेलोपोनेशियन युद्ध। इस युद्ध का वर्णन उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिका में किया है। इस कारण इसको इतिहास के पिताजी कहा जाता है। इस युद्ध में किस किस के बारे में वर्णन था ये भी देख लेते हैं हम। तो पेलोपोनेशियन युद्ध, पेलोपोनेशियन युद्ध दो लोगों के मध्य हुआ था। एक थे एथेंस के लोग और एक थे स्पार्टा के लोग। स्पार्टा के लोग बहुत बड़े बड़े तथा कठोर प्रवृत्ति के, समझ रहे हो ना, कठोर प्रवृत्ति के मतलब बहुत ही ताकतवर थे। और एथेंस के लोग, एथेंस में सबसे अधिक दार्शनिक मिलते हैं, जैसे कि अरस्तु। सबसे पहले मिले हमें सुकरात के बाद मिले हमें कौन? अरस्तु। सुकरात के बाद प्लेटो साहब, प्लेटो के बाद मिले हमें अरस्तु। और अरस्तु के बाद हमें मिला एक सिकंदर महान का नाम सुना है, सिकंदर। तृतीय था एक्चुअली में वो। तो ये इनके गुरु भी हो गए। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो और प्लेटो का गुरु सुकरात था। ये तीनों एक्चुअली में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु कहाँ के थे? सारे एथेंस के थे। ठीक है, तो एथेंस और इनके मध्य युद्ध हुआ। ये युद्ध कब हुआ था? 430 बीसी के आसपास। अच्छा, ये बीसी और एसी क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में, बीसी और एडी क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी आगे जानेंगे। ठीक है, तो ये युद्ध कब हुआ था? 430 बीसी के आसपास। किनके मध्य हुआ था? एथेंस और स्पार्टा के मध्य, जिनमें स्पार्टा विजय हुए, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से एथेंस का वहां पे गणतंत्रात्मक राज्य चलने लगा। गणतंत्रात्मक राज्य मतलब जहां लोकतंत्र हो। लोकतंत्र समझते हो, जैसे अपने भारत में भी लोकतंत्र है। ठीक है, पेलोपोनेशियन युद्ध कब हुआ था? 430 बीसी के लगभग। अब देखेंगे हम हेरोडोटस ने और क्या किया था। तो हेरोडोटस के बारे में एक दो जानकारी और ले लो। हेरोडोटस ने नील नदी पर, कहाँ? नील नदी पर विश्व का पहला डेल्टा देखा था। विश्व का पहला डेल्टा देखा था। तो नील नदी कहाँ है? नील नदी है मिस्र में। अच्छा, मिस्र में एक दो चीजें और मिस्र की देख लेते हैं अपन, है ना। तो मिस्र की मिट्टी का नाम है क्या? कीमिया। मिस्र की मिट्टी का नाम है कीमिया। और कीमिया में पाए जाते हैं बहुत प्रकार के तत्व, इसलिए कीमिया से बना है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? लेवोसिए को
फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, आप सभी को मालूम होगा। अब मिस्र में एक दो चीजें और देख लो। मिस्र में विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड है, विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड। उस पिरामिड का नाम क्या है? उस पिरामिड का नाम है गीजा का पिरामिड, गीजा का पिरामिड। पिरामिड त्रिभुजाकार होता था, सबको मालूम है, और बहुत सारी मिट्टी का बना होता था, ऐसे ऐसे ये पिरामिड होता था। पिरामिड में ममीज लोग नहीं होती, ममीज जो पहले के, जैसे अपने यहाँ पे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी आगे चल के मरेंगे भी, मतलब डेथ होगी, तो डेथ होगी तो मान के चलो ये हमारे यहाँ के बहुत प्रसिद्ध आदमी हैं, तो उनको हमने एक डब्बे में पट्टी बांध के पैक कर दिया, और पैक करने के बाद एक डिब्बे बॉक्स में बहुत सारे केमिकल मिला के रख दिया, तो इनकी ममीज यहाँ पे इसमें पिरामिडों में रखी जाती थी। समझ गए ना बात? चलो ठीक है। अब इसके बाद अब हम इसको एक बार और देख लेते हैं, फिर आप इसको नोट करिएगा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक बार फिर से इतिहास। इतिहास का मतलब है ऐसा ही हुआ। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में इन्होंने पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन किया, और पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ था कब? 430 बीसी के समथिंग। ये युद्ध किन के मध्य हुआ था? एथेंस और स्पार्टा के मध्य हुआ था। एथेंस में बहुत दार्शनिक, बड़े बड़े दार्शनिक पैदा हुए। दार्शनिक जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु का गुरु प्लेटो, और प्लेटो का गुरु सुकरात था। ठीक है। स्पार्टा के लोग बहुत ही बड़े ताकतवर थे, सीधी बात कहा जाए तो ताकतवर थे, और एथेंस के लोग और इनके मध्य हुआ युद्ध, तो स्पार्टा के लोग विजय हो गए। लेकिन एक दो साल बाद, कुछ सालों बाद एथेंस में फिर से गणतंत्रात्मक राज्य प्रारंभ हो गया। हेरोडोटस के बारे में एक दो जानकारी और। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, आपको मालूम होना चाहिए। विश्व की बड़ी नहीं, लंबी, विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी से एक फैक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? तो नील नदी पे बना हुआ है आस्वान बांध। आस्वान बांध किस नदी पे बना हुआ है? नील नदी पे बना हुआ है। तो नील कहाँ की नदी है? मिस्र की। मिस्र की मिट्टी को कहा जाता था कीमिया, क्योंकि कीमिया में पाए जाते हैं बहुत प्रकार के तत्व, तो इसलिए कीमिया से बना है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के पिता हैं लेवोसिए। मिस्र में विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड भी पाया गया, जिसका नाम है गीजा का पिरामिड। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए मित्रों, अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हिस्ट्री के कुछ और प्रमुख तत्व को जानते हैं। तो इसके बाद अब हमने कहा था आपको बताएंगे बीसी और एडी, मतलब इनकी तिथियों के बारे में। तो बीसी और एडी बेसिकली क्या है, ये अभी हम फुल डिटेल में समझेंगे। तो हमने एक लाइन खींची, इनके बंटवारा हमने किया किससे? ईसा मसीह, सब लोग जानते हैं ईसा मसीह को, तो ईसा मसीह का जन्म। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से आगे जाने पर, इस तरफ जाने पर क्या होता है? समय बढ़ता है, और इस तरफ जाने पर समय घटता है। समय घटता है। इधर आता है अपना एक 78 एडी, कौन? शक संवत। और एक आता है और आगे देख लेते हैं, हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर। इसके आगे एक हिंदू कैलेंडर और होता है, विक्रम संवत। विक्रम संवत जो कब से चलना प्रारंभ होता है? 78 एडी ये था, तो ये कितना हो गया? 58 बीसी। अब हम इनको समझते हैं ये क्या हैं। ठीक है,
तो विक्रम संवत कब चला और किस उपलक्ष्य में चला ये समझते हैं। विक्रम संवत तो एक राजा हुआ करते थे, कहाँ के, मालवा के राजा, उनका नाम था विक्रमादित्य। वही विक्रम बेताल वाले विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य ने शकों को 58 बीसी में भारत से खदेड़ दिया था। एक्चुअली में भारत से नहीं खदेड़ा था उन्होंने खदेड़ा था कहाँ, उज्जैनी से, जिसका पुराना नाम क्या है, जिसका पुराना नाम अवंतिका है। और ये किस नदी के किनारे है, ये है क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। समझ में आया। उज्जैनी का पुराना नाम है अवंतिका, और अवंतिका या उज्जैन किस नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे। तो विक्रम संवत कब से चलना प्रारंभ हुआ था, मालवा के राजा विक्रमादित्य ने 58 बीसी में शकों को उज्जैन या अवंतिका से खदेड़ दिया था। इसी उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलना प्रारंभ हो गया। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय बीसी कहलाया तथा पहले का समय एडी कहलाया। किनका, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय एडी तथा जन्म से पहले बीसी कहलाया। एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी और बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। अब समझते हैं इनमें अंतर क्या है। मान के चलो एक व्यक्ति पैदा हुआ है इधर, ठीक है, वह कब पैदा हुआ है, मान के चलो 320 बीसी में, और वह जिया कितने साल है, वह जिया, इसको 320 ना करके 380 कर लो, 380 बीसी में पैदा हुआ है और वह 80 वर्षों जिया। वह 80 वर्ष जिया तो 380 में पैदा हुआ था, तो मरेगा कब, तो वह मरेगा 300 बीसी में। मतलब यहाँ जब टाइम बीसी में कम होता है तब ही आगे बढ़ते हैं। ये उल्टा मत कर देना इसको कि 380 में पैदा हुआ और हम बोलेंगे भाई 80 साल जिया, तो आप जोड़ दोगे इसमें तो आप कर दोगे कितना, 420 बीसी। ये गलत हो जाएगा, मतलब तुमने और पहले इसको पैदा करके मार दिया, पता नहीं क्या कर दिया। समझ में आया। तो ये क्या होगा, बीसी। अच्छा, एडी सिंपल होता है अपना ईसवी, ये ईसा पूर्व है, ये ईसवी है, ठीक है। बीसी को ईसा पूर्व बोलते हैं और ये ईसवी है, ये एडी ईसवी होता है। एडी मान के चलो यदि वह 380 में एक आदमी 380 में पैदा हुआ है, 380 एडी में पैदा हुआ है, एडी मतलब ईसवी में पैदा हुआ है और वह 80 वर्ष जिया है, 80 वर्ष जिया या जीवित रहा। अगर 80 वर्ष जिया तो वह कब मरेगा, अब वह मरेगा 460 एडी में। समझ आया, डन, ठीक है ना। मतलब एडी में सिंपल से आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीसी में जब संख्या कम होती है तब आगे बढ़ते हैं। मतलब आगे जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो समय घटेगा और इससे इस साइड आएंगे तो समय बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको नोट करिए। इसके बाद हम इतिहास के समग्र सिलेबस को समझेंगे, जो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। नोट करिए मित्रों। इसमें 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। अभी एक शक संबंधी बचा था और एक हिजरी कैलेंडर भी बचा है, तो शक संबंध को समझते हैं। अभी शक संबंध कब चला। एक थे कुषाण वंश के राजा, कौन, कुषाण वंश का राजा था कनिष्क का नाम सबने सुना होगा। कनिष्क ने क्या किया कि 78
एडी में 78 एडी में कनिष्क ने पूरे भारत से हूणों को यानी शकों को खदेड़ दिया। इसी उपलक्ष्य में एक कैलेंडर चलाया गया जिसे शक संवत कहा गया। इसे राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा भी प्राप्त है। राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा प्राप्त है। इसे राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहते हैं क्योंकि भारत सरकार द्वारा यह 22 मार्च 1957 को आधिकारिक रूप से अपना लिया गया था। कब? 22 मार्च 1957 को यह शक संवत का कैलेंडर भारतीय सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अपना लिया गया था। ठीक है। हिजरी कैलेंडर 622 एडी में चलना प्रारंभ हुआ था। ये क्यों चलना प्रारंभ हुआ था? क्योंकि हिजरी कैलेंडर मोहम्मद साहब थे, आप सब लोग जानते हैं। तो मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाना इसी डेट को हुआ था। तो इसी डेट से हम लोग हिजरी कैलेंडर मानना प्रारंभ करने लगे। जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे तो इसको कहते हैं हज। हिजरी कहलाया। इसीलिए आज के मुसलमान मदीना जाते हैं हज पर। इसी कारण हज पे जाते हैं मदीना। ठीक है ना। मदीना क्यों जाते हैं? क्योंकि मक्का छोड़ के मदीना गए थे कौन? मोहम्मद साहब। तो वह हिजरी कहलाया और हिजरी को ही कहते हैं हज पे जाना। तो आजकल के मुस्लिम भाई जो हमारे हज पे जाते हैं, जैसे हिंदू भाई अपने धर्म के लिए 4 धाम करते हैं, वैसे ही अपने मुसलमान भाई भी हज पे जाते हैं। चलिए अब नोट कीजिए पूरा कंप्लीट और इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। थैंक यू। चलिए मित्रों, अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इतिहास का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है। इतिहास का सिलेबस। तो इतिहास को हमने बांटा है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग कहलाया प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल। दूसरा कहलाया आद ऐतिहासिक काल और तीसरा कहलाया ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनको समझ लो। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? जिसमें हमने मान के चलो एक जगह है, ये मान के चलो ये है मुंबई को हमने खोदने पे हमें बहुत सी चीज मिली। एक चीज मतलब एक हमें मिला सिक्का कुछ भी मान लो। तो एक सिक्का मिला और ये हमने मिल गया, लेकिन इसके हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले। मतलब हमने कहीं पे खुदाई की तो हमें कुछ तो मिला, लेकिन उसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले। तो उसको हमने किस कैटेगरी में रख दिया? प्राग ऐतिहासिक काल में। मतलब हमें साक्ष्य तो मिले कि यस कोई तो था, साक्ष्य मिले लेकिन लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो इस कैटेगरी को हमने रख दिया प्राग ऐतिहासिक काल में। एक था ऐतिहासिक काल है मतलब, तो इसमें क्या हुआ? हमें लिखित साक्ष्य, हमने कुछ जगह खोदी तो हमें साक्ष्य जरूर मिलेंगे। साक्ष्य मिलने के बाद हमें लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन इन लिखित साक्ष्य को हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है ना। इनको हम पढ़ नहीं पाए, तो इस प्रकार की कैटेगरी को हमने रख दिया किसमें? आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यताएं किसमें पढ़ेंगे? और ऋग्वैदिक काल में
उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल, फिर आया है अपना ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें साक्ष्य मिले, लिखित साक्ष्य भी मिले, और इन साक्ष्यों को हम पढ़ भी पाए, और इसी इतिहास को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, जिसको महाजनपद से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम प्राग ऐतिहासिक काल को बांटते हैं 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है पुरापाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, और एक होता है नवपाषाण काल। कौन कौन सा होता है? एक होता है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक होता है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से में देख लो। एक सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक है ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल। कौन? वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है हमने, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और एक है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। और इतिहास को बांटा है 3 भागों में। इतिहास को बांटा है 3 भागों में। पहला प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, और प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास, ठीक है। प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे, ये देख लो। प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे महाजनपद में पढ़ेंगे, फिर मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य में सारे साम्राज्य पढ़ेंगे। हर एक सॉरी, मगध साम्राज्य में सारे पढ़ेंगे हम। कौन कौन से? एक होता है हर्यक वंश से लेकर हर्षवर्धन के काल तक पढ़ेंगे। मध्य इतिहास को बांटा है 2 भागों में। एक होता है दिल्ली सल्तनत, और एक होता है मुगल काल। आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे हम भारत में विदेशियों का आगमन से लेकर स्वतंत्रता तक। कहां तक? स्वतंत्रता। चलिए मित्रों, इसको नोट करिए। इसके बाद हम मिलते हैं। अब इसके बाद हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।